अस्सलाम वालेकुम। अंसार भाई, क्या हर वक्त मोबाइल पे कमेंट्री सुनते रहते हो यार? इनका तो काम ही यही है, आते क्यों हैं ये? ला इधर दो, हाजिरी भी लगाई दे यार। पेन भी दो। पेन भी साथ दिया करो यार। आपको पता है हम कहाँ रखते हैं पेन वैन? ओहो, अबे यार पूरे महीने की लगा दिया कर यार। एक साथ। कहाँ ये आ गया। अस्सलाम वालेकुम। लगा दो भाई। हाँ भाई, तुम भी लगाओ। आ गए। कहाँ रह गए थे मैं यहाँ? अरे भाई, हम सीनियर से भी सीखो कुछ भाई, हम सीनियर से सीखो जी। अरे सर, आप ही लोगों से तो सीखना है, मुझसे कोई गलती सरजद हो गई। देखो बात यह है कि तो मालूम है कि सरकारी मुलाजिम को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले मिस्ट्रॉल पे दस्तखत करने चाहिए हैं। अच्छा सर, और उसके बाद? उसके बाद कुछ नहीं, सुकून से बैठ जाना चाहिए। बैठ जाना चाहिए? मतलब क्लासरूम में नहीं जाना चाहिए? ये तनख्वाह नहीं है, वजीफा है, जो दुनिया में हर फलाई ममलिकत में हम जैसे पढ़े लिखों को दी जाती। इसमें काम नहीं करना होता। हाँ हाँ, ये बेरोजगारी अलाउंस है, समझ आई बरखुरदार? आपकी बात मेरी समझ से बालातर है। सीनियर्स के साथ रहोगे तो समझ जाओगे। मतलब कोई काम नहीं करना है? नहीं, काम तो करना होगा, मगर उसके लिए पैसे अलग होंगे। देखिए, पढ़ाने के पैसे अलग लें, नंबर देने के पैसे अलग लें, हैं, और ट्यूशन पढ़ाएं, बिलाशुबा ये हक है, कोई रियायत नहीं है। सरकारी मुलाजिम तो काम करने के पैसे लेगा ना भाई। और इसको अहमक लोग रिश्वत कहते हैं, करप्शन कहते हैं, तो कहने दो। अरे कहने दो, ये सरकारी मुलाजिम का हक है। अब देखो, मैंने अपना कोचिंग सेंटर खोला हुआ है, यहाँ से अक्सर स्टूडेंट वहाँ आते हैं, नहीं आएंगे तो फेल। मेरी बेगम वहाँ प्रिंसिपल है, मेरे 2 बेटे वहाँ टीचर हैं। भाई माहाना 2 से 2.5 लाख तो कहीं नहीं गए। और जो तनख्वाह मिलती है वो? अरे बताया ना भाई, वो तनख्वाह नहीं है भाई, बरखुरदार, वो बेरोजगारी अलाउंस है। मैं क्लासरूम में जा रहा हूँ। वाह भाई वाह, वो भी मुताला पाकिस्तान पढ़ाने जा रहे हैं। अरे भाई ये कोई मजमून है, और सोने पे सुहागा ये कि वजीफे को तनख्वाह समझकर। सर, पाकिस्तान और मुताल्ला पाकिस्तान मेरे लिए सब कुछ है। अगर मेरा जरिया आमदन कुछ और होता तो शायद मैं ये सब मुफ्त में पढ़ाता। मुझे लगा था कि मैं आप सीनियर से कुछ सीखूंगा, मगर खैर, मैं क्लासरूम में चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। सर एक बात बताइए, वो जो एक मशहूर सियासी मुकदमा था जिसमें जज ने इस्तिखासा को बुलाया और पूछा कि नज़रिया पाकिस्तान क्या है, फिर कई सियासतदानों को बुलाया गया मगर कोई भी नहीं बता सका। कोई कहने लगा कि नज़रिया पाकिस्तान है और कोई कहने लगा कि करारदाद है मकासद। और देखो, मैं जो समझा हूँ वो इश्तराकियत के बढ़ते हुए ख़तरे को रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने ये बंद बांधा है जिसका नाम है पाकिस्तान। सर ये जो बच्चा है ना अतीक, सब सीख जाएगा। दूसरी जंगी अजीम के बाद अंग्रेज़ को बहुत सारे मसलों मसाइल का हल नहीं मिला। अंग्रेज़ इस काबिल ही नहीं रहा कि वो हिंदुस्तान पर कब्ज़ा बरकरार रख सके। अंग्रेज़ का जाना ठहर गया था। और फिर उसके बाद क्या हुआ? जी नंदी। लेकिन सर, मुस्लिम भी तो कांग्रेस के साथ थे ना? जी बिल्कुल। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि वो मुसलमानों को छोड़कर जाए। कांग्रेस मुसलमानों को साथ रखना चाहती थी क्योंकि यही मज़ाहिमती उनसर था। उसके बाद हुकूमत अक्सरियत की होना लाजिम थी। हिंदू तवा की मुख्तलिफ तहरीक जड़ें पकड़ चुकी थी।
700 साल अक़लियत में होने के बावजूद मुसलमान हिंदुस्तान पर हुकूमत कर चुके थे और ये तहरीक वो सारा हिसाब चुकाने के लिए चली थी। अरे भाई, जब कमीशन दे ही रहे हो तो हमारा कमीशन कहाँ गया भाई? अरे मकान का जब सौदा किया तो हम साइड में तो खड़े हुए थे। जब साइड में खड़े हुए थे, साइड में हमारा कमीशन भी आ जाना चाहिए। क्यों? और एक नाम तो मेरा कमीशन मोहम्मद अली साइड में पहुंचा जिन्ना। दो। हाँ हाँ यार, और एक नाम मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि गुलाम हिंदुस्तान का आजाद फर्द, जो कि इन्हीं सीटों पर बैठा करते थे जिन पर आज आप बैठे हैं। और मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सौ में उनके औसाफ होंगे। हाँ बरखुरदार, ये जो तुम अभी कुछ बोल रहे थे, ये कोर्स की किताब में लिखा हुआ है? मेरे ख्याल में नहीं। हाँ, यानी कोर्स की किताब खोलकर भी नहीं देखी? मैं 10वीं जमात के कोर्स से ज्यादा पढ़ चुका हूं और मैं इस मजमून में पीएचडी कर रहा हूं। अच्छा, मौजू? कश्मीर, पस मंजर और पेश मंजर। ओ, गाइड? डॉक्टर मशहूदुल हक सिद्दीकी साहब। वो पागल जिनको वो आवाजें भी सुनाई देती हैं, जिनका कोई वजूद ही नहीं है। अब सर, तलबा बैठे हैं, मैं आपसे क्लास के बाद मिलता हूं। हाँ बैठे तो हैं भाई। अरे हाँ, अरे सलीम भाई सलाम अलैकुम, क्या हाल है? अब क्या वो गाड़ी बिकी कि नहीं बिकी? अरे बिक जाएगी यार, बिक जाएगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम माफी चाहता हूं। तो हम कहां पर थे? हाँ, एक नाम मोहम्मद अली जिन्ना। अब तो मेरा थीसिस भी मुकम्मल होने वाला है और मुझे यकीन है कि इसके बाद जामे कराची में मुझे लेक्चरशिप मिल जाएगी। मैंने आपको अपने बारे में सब कुछ बता दिया, मगर आपने अब तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। क्या बताऊं? मेरे पास बताने के लिए रह क्या गया है? क्या मैं आपकी वालिदा से मिल सकता हूँ? हाँ, लेकिन क्या करेंगे आप मिलकर? फजूल है। क्यों, वो इनकार कर देंगी क्या? नहीं, इनकार नहीं करेंगी, मगर शायद इकरार भी ना कर सकें। मतलब ये कि आप खुद मिलकर डिसाइड कर लीजिएगा। अभी मेरी क्लास है, मैं चलती हूँ। मेरी अब कोई क्लास नहीं है, बस मुझे इल्मुद्दीन साहब से मिलना है। अच्छा, तो फिर मैं क्लास लेकर आती हूँ, फिर हम घर चलते हैं। ठीक है। आ गए? आइए आइए, आप ही का तस्करा हो रहा था अभी। जी, मैं हाजिर हूँ। आप तलबा के सामने मेरे उस्ताद के बारे में नामुनासिब बातें कर रहे थे। मैं यहाँ पर खुरदार, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे ना, मैं जब से जानता हूँ इनको, ये अब पागल हो चुके हैं। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, देख भी क्या रहे हैं कि जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं होता। फिर कहते हैं मैं सुन रहा हूँ। सुन क्या रहे होते हैं? जो बोला ही नहीं जा रहा। मगर मुझे उनकी सोहबत में 3 साल से ज्यादा हो गया। मैंने तो उनके मुंह से कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी।
तो सुन लेंगे, जल्दी भी क्या है। हाँ हाँ भाई, छुट्टी होने वाली है, खुद पूछ लेना, बल्कि उनके यहाँ निकल लेना। खैर, छुट्टी के बाद मुझे घर जाना है, अब्बू के लिए खाने का एहतमाम करना है। ओहो यार भाई, बरखुरदार कितने काम करते हैं, पढ़ाते भी हो, पीएचडी भी कर रहे हो, लिखते भी होगे, पढ़ते भी होगे, उस सर फेरे से मिलते भी होगे, खाने का एहतमाम भी करते हो हैं? और जब खाने का एहतमाम करते हो तो रोटी भी पकाते होगे हैं, बर्तन भी मांजते होगे, ये घर की सफाइयां भी करते होगे हैं? जी करता हूँ, और मुझे ये सब करने में बिल्कुल भी आर महसूस नहीं होती। एक्सक्यूज मी सर, जी चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। जा भाई जा। फरमाइए। मुझे आपसे एक काम है। सब खैरियत है? जी जी, सब खैरियत है, आप मेरे साथ आइए। जी। क्या क्या करते हैं ये सब बताया, साथ में ये भी करते हैं ये नहीं बताया है? ये है हमारी पनाहगाह। लगता है अम्मी घर पर नहीं है। नहीं नहीं, घर पर ही हैं। अम्मी, अरे असलम बेटा, तुम आ गए। अम्मी, मैं हूँ। असलम नहीं। तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? अम्मी, मैं आई हूँ, अब्बू नहीं। मगर ये मेरे असलम जैसे लग रहे हैं। अम्मी, ये असलम नहीं है, अतीकुर रहमान साहब हैं, मेरे साथ ही मुलाजमत करते हैं। अच्छा चलो, मेरी नमाज का वक्त हो गया है। तुम्हारे अब्बू भी मस्जिद से नमाज पढ़ के आ रहे होंगे, मैं वज़ू कर लूँ। शहना जी, ये सब क्या है? अम्मी की हालत किसने की है? अम्मी की ये हालत खुद नहीं बनी, बल्कि समाज ने बनाई है। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे अब्बू और भाई नमाज़ पढ़ने मस्जिद गए थे, बम धमाका हुआ और 80 अफराद शहीद हो गए, सैकड़ों जख्मी। और उन शहीद होने वालों में मेरे अब्बू और भाई भी शामिल थे। बस तभी से अम्मी की ये हालत है, और मेरे सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं रहा। मैं तो उस वक्त सीएसएस कर रही थी। अरे बेटा, पानी नहीं आ रहा। अच्छा अम्मी, मैं कुछ करती हूँ। शाहिना जी, मैं इजाज़त चाहूँगा। आप चाय नहीं पियेंगे? नहीं, फिर कभी सही। ख्याल रखिएगा अपना।
अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। देर हो गई तुम्हें? जी अब्बा, जब ही खाना बाज़ार से लेता हुआ आ गया। चलो अच्छा किया। मैं तो डाकखाने गया था बेटा, दोस्तों ने बिस्किट खिला दिए तो मेरी तो भूख ख़त्म हो गई। अरे अब्बा, आज के दौर में कौन किसको ख़त लिखता है? ठीक है तो मियाँ, मुझ जैसे पुराने लोग अपने पुराने दोस्तों को खतूत लिख कर अपने ज़िंदा होने का सबूत देते हैं, वरना तो ये दौर ख़त्म हो चुका। एक दौर था जब डाकिए का इंतज़ार हुआ करता था। खैर भाई, मैं तो खा कर आया हूँ, तुम तो खाना खा लो बेटा। ठीक है अब्बा, आप आराम करें। या अल्लाह, तुझे साल में रखे खुश। अस्सलाम वालेकुम। शफीक भाई कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? हुक्म करो। यार वो मेरा मनी ऑर्डर आया नहीं आया। अरे आसिफ भाई, आपका मनी ऑर्डर जैसे आएगा उसको पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको पहुंचा दूंगा, टेंशन नहीं लें आप। ठीक है, चल अल्लाह हाफिज़। प्यारी बहन कौसर, तुम्हारी दुआओं से मेरी तरक्की हो गई है, जिससे मेरी तनख्वाह में 1500 रुपये का और इजाफा हो गया है। अब तुम और अम्मी जाकर चचा और चची से मिलकर नजमा से मेरी शादी तय कर लो। ये है खबर। एक मिनट शफीक भाई, यहीं रुके, मैं आपका भी मुंह मीठा करवाती हूँ। अरे कहाँ गई? क्या है इस तरह की कितनी खबरें पढ़ दी बेटा हमने तो। आपने इतनी खुशी की खबर सुनाई शफीक भाई, मीठा खाएं। जज़ाक अल्लाह। नो भाई, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो, ये तुम्हारा खत। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अब्बा एक बात तो बताएं, लगता है आज आप बिल्कुल खाली हाथ आए। क्या कोई भी खत देने को नहीं था? एक खत है बेटा, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसको पहुंचा पाऊं। अलीम ताजी साहब। अरे अब्बा, आप परेशान ना हो, मैं सर के जाते हुए रास्ते में ख़त दे दूंगा। आप अपना यूनिफॉर्म तो चेंज कर लें। थकन में याद ही नहीं रहा कि कपड़े भी बदलने हैं। ठीक है बेटा, दे देना। अलीम साहब। हाँ मियाँ। अलीम ताजी साहब। जी हाँ। ये आपका ख़त आया। खत? आप डाकिया हैं क्या? कहीं मेरे दोस्त खुदा न करे शफीकुर रहमान साहब? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा बाकायदे हयात हैं, बस उनकी तबीयत कुछ ख़राब थी तो मैं ख़त ले आया। अच्छा। अरे तो यूं कहो ना, तुम हमारे भतीजे हो। हैं? आओ आओ, यहाँ बैठो, ये कुर्सी खींच लो।
करीब आओ, करीब थोड़ा सा। हाँ शाबाश। हाय हाय, जब भी कोई खत आता है ना तो जी चाहता है मैं खूब रो लूं। या तो किसी के मरने की खबर आती है, या फिर किसी जलते हुए घर की तपिश खत में डालकर भेज देते हैं, या फिर नाहक किसी के कत्ल की खबर खत में होती है, या फिर किसी के उजड़ने की खबर होती है। बस तुम्हारे अब्बा और मैं दोनों खूब रोते थे खत पढ़ने से पहले। बिस्मिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे बचपन के दोस्त सगीर हमदानी भी साथ छोड़ गए। बहुत दुख हुआ। बहुत खत आते थे अहमदाबाद से मेरे, जब अहमदाबाद आग और खून में नहीं नहलाया गया था। अहमदाबाद? अहमदाबाद के लोग अहमदाबाद को अहमदाबाद ही बोलते हैं। कौन लिखेगा खत? अब तो सारे ही ऊपर चले गए। क्या फसादात में? फसादात बेटा कैसे कह सकते हैं? फसादात तो जब हो जब दोनों तरफ से मार कुटाई हो रही हो। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बस सब कुछ बेटा यकतरफा था। मेरा अब कोई नहीं रहा वहाँ। मैं अपने जलते हुए मोहल्ले की तपिश यहाँ महसूस कर रहा हूँ। अरे जिंदा जलते हुए लोगों की चीखें सुनाई दे रही हैं। इन सबको छोड़ो बेटा, तुम्हारे लिए चाय मंगवाऊं? नहीं नहीं, फिर कभी सही। मुझे देर हो रही है, अब मैं इजाज़त चाहूँगा, कल ज़रूर आऊँगा। हो सकता है मैंने कभी ऐसा किया हो, या अनजाने में कोई ऐसी बात हो गई हो। जब मैं कहता हूँ कि मैं आवाज़ें सुनता हूँ तो मेरा मतलब है कि मैं तज़किया करता हूँ या नविश्ता दीवार पढ़ता हूँ। और अतीक मियाँ, जब रिसीवर होता है, फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है तो बंदा सजदे में अल्लाह से कलाम कर लेता है। अब हम इस कमरे में मौजूद हैं तो क्या दुनिया यही है? बाहर कुछ भी नहीं, दीवारें बीच में हाइल है। मियाँ जब मेरी कोई बात नहीं समझ पाता तो वो मेरे बारे में अपनी राय कायम कर लेता है। खैर, तुम ये बताओ मियाँ, तुमने अपने मकाले में महाराजा हरी सिंह वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया? जी सर, आज रात तक हो जाएगा। मसला है कश्मीर की जड़, महाराजा हरी सिंह का दोगलापन, अब और भी अवामिल कार फरमा है। इसलिए तुम अपने मकाले में अपना तज़किया ज़रूर शामिल करना। ज़रूर सर, वैसे भी आप ही के पास आना है मेरा मकाला। हाँ मियाँ, मगर कंप्लीट आप ही ने करना है। बहुत दुख हुआ आपकी अम्मी की हालत देखकर। आपने कभी उनका इलाज कराने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन सरकारी अस्पतालों में जिस तरह का सलूक किया जाता है, जिस तरह ज़िल्लत का एहसास होता है, इज़्ज़त नफ्स और अना को मजरूह किया जाता है, इससे बेहतर है कि इंसान बग़ैर इलाज के ही मर जाए। अना और इज़्ज़त नफ्स को मारकर सिर्फ जिस्मानी तौर पर ज़िंदा रहने से क्या हासिल अतीक साहब? किसी प्राइवेट अस्पताल में किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाया? नहीं, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं रहा, कोई ज़रिया आमदन न रहा। आप तो मुताला पाकिस्तान के उस्ताद हैं,
हमारे आबाओ अजदाद ने हमारा मुल्क पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि हमें एक अलग मुल्क चाहिए जहां हम आज़ादी से इबादत कर सकें, आज़ादी से अपने दिन गुजार सकें। मुल्क तो बना, लेकिन मेरे अब्बू और मेरे भाई जैसे कई सैकड़ों हज़ारों लोग यूं ही नमाज पढ़ते हुए, इबादत करते हुए मारे जाते हैं। जवाब दे सकते हैं आप या आपके उस्ताद सिद्दीकी साहब? शाइना जी, मैं आपके एहसासात और जज्बात को समझता हूँ, मगर आप सिर्फ ये सोचें कि हमने जो बयानिया और मौक़िफ़ रख कर हिंदुस्तान को तकसीम किया, क्या हिंदुस्तान वो सब कुछ भूल चुका होगा? वो हमें गलत साबित करना चाहता होगा ताकि नज़रिया पाकिस्तान हमारे दिलों और जहनों से बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बस इसी नतीजे तक पहुंचने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये फ़िरक़ावारियत, ये दहशतगर्दी, ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये सब इसी सिलसिले की कड़ी है। तहरीक पाकिस्तान एक अमल मुसलसल है और इस तहरीक को कुचलने के लिए मुस्तकिल कोशिशें जारी हैं। ठीक है, शायद आप ठीक हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मेरा एक और सवाल है, और वो सवाल मैं आपके उस्ताद सिद्दीकी साहब से मिलकर ही करना चाहती हूँ। जब उनसे मिलूंगी तो वो सवाल करूँगी। ज़रूर। सर, साइन कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो मिस्टर ऑल। अब ये पूछेंगे कि बैठ भी सकता हूँ मैं? जी बिल्कुल। बैठिए, शौक से बैठिए भाई, हुकूमत ने बनवाया ही है बैठने के लिए जी। मगर आप जो है बैठने के बजाय वहाँ क्लासरूम में खड़े होकर हुकूमत का खर्चा गारत करते हैं। सर, पढ़ाना तो है ना। यार, मुताल्ला पाकिस्तान भी कोई सब्जेक्ट है जो पढ़ाया जाए? भाई, जो हकायक हैं वो पढ़ाए ना। अब पता नहीं क्या क्या इन्होंने ऊट पटांग बातें कोर्स में शामिल कर ली हैं, और ये हमारे अतीक मियाँ जैसे हैं जो पढ़ाए जा रहे हैं। देखिए, असल में बरसगीर के मुसलमानों से मुगलिया सल्तनत का ज़वाल देखा नहीं जा रहा था। अगर उनका बस चलता ना तो मरकज़ से निकाल कर बहादुर शाह ज़फ़र को दोबारा तख़्त पर बिठा देते कि ज़िल्ले सुबानी हुकूमत के नाम पर मुशायरे पढ़ाते रहें। असल में सल्तनत उस्मानिया से बचे हुए हिंदुस्तान को भी सल्तनत उस्मानिया का आहिया करके उसमें हिंदुस्तान को भी शामिल करवाना था। वो कमाल पाशा जो है ना, वो हो बड़ा ज़हीन आदमी थे भाई, वाह वाह वाह। उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को हरी झंडी दिखा दी, कहा भाई जाओ अपना काम करो, हमारी जान छोड़ो। मेरा ख्याल कुछ और है। टाटा और बिरला जैसे सरमायादारों से हबीब और गूगल जैसे उभरते हुए मुसलमान सरमायादार मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सोचा अपनी अलग मार्केट बना लें। फिर ये हुआ कि उसी को नज़रिया पाकिस्तान कहने लगे और न जाने क्या क्या। और हाँ, एक बात और भी हो सकती है, सोवियत यूनियन के बढ़ते हुए ख़तरे के लिए भी तो एक बंद बांधना था, इसलिए उन्होंने इस्लाम को इस्तेमाल किया। कौमिया बरखुरदार, तुम्हारे मुताले पाकिस्तान में ये बातें लिखी हुई हैं। अरे बोलो, समझाओ कुछ हमें भाई। बस मैं इतना कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए थोड़ा मज़बूत सोचा करें। देखो मियाँ, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। तुम एक मखबूतुल हवास शख्स के हत्थे चढ़ गए जो तुम्हें पाकिस्तान के मुतालिक उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाता रहता है। सर देखिए, उनके ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज मत इस्तेमाल किया करें। वो मेरे लिए नज़रिया पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान पर अथॉरिटी हैं, बल्कि अथॉरिटी ही नहीं बल्कि वो ख़ुद पाकिस्तान है। अच्छा, तो अपने सरापा पाकिस्तान से पूछना कि डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स में गिरफ्तार क्यों हुए थे। क्या? हाँ, आपके पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट में अंदर हुए थे, मालूम कर लेना। लगता है मुझे यहाँ बैठना ही नहीं चाहिए था।
चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ताया जी। वालेकुम अस्सलाम। अरे आओ आओ बेटा, तुम तो वादे के बड़े पक्के निकले। बैठो। जी, मैं प्रिंटिंग प्रेस गया था तो वहाँ पता लगा आप ऑफिस में हैं। हाँ भाई, ये ऑफिस बना हुआ है, यहाँ पे इनवाइसेस वगैरह निकालनी होती हैं तो यहीं बैठता हूँ। वहाँ तो प्रिंटिंग होती है सिर्फ। जी। अच्छा भाई, ये बताओ कि क्या बात है, परेशान लग रहे हो? शफीक साहब की तबीयत तो ठीक है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा कुछ छुपा रहे हो, कोई माली परेशानी है क्या? अरे नहीं नहीं ताया जी, बस जब असातिज़ा से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अजीब व गरीब बातें सुनता हूँ तो दुख होता है। सोचा आपसे मिल लूँ, आप तो पाकिस्तान बनने के गवाह हैं। कह रहे थे कि मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल की नौहा खानी है पाकिस्तान। कोई कहता है कि कम्युनिज़म के आगे बंद बांधने के लिए गोरों ने बनाया पाकिस्तान, और कोई कहता है कि तहरीक खिलाफत की नाकामी की खिफत मिटाने के लिए पाकिस्तान की तहरीक शुरू हुई। अरे मियाँ भतीजे, ऐसी बातें तो मुश्तरका हिंदुस्तान में भी लोग किया करते थे कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे मानते हैं कि मुग़लिया सल्तनत जो है मुसलमानों की थी, इस्लामी रियासत नहीं थी वो। जब इस्लामी रियासत ही नहीं तो फिर उसकी आज़ादी चे मानेदारत। इसमें शक नहीं कि खिलाफत तहरीक चली थी, लेकिन जब उसके अपने घर तुर्की ने ही कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते। पाकिस्तान की तहरीक तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब हिंदुस्तान में पहली बार किसी ने ईमान लाकर कलमा तैयबा पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये लोग जो मुखालफत कर रहे हैं ना, उनको तो बना बनाया पाकिस्तान मिल गया। रात को सोए, सुबह उठे तो पाकिस्तान बना हुआ था। बेटा हमसे पूछो, हमसे पूछें जो आग और खून का दरिया पार करके पाकिस्तान दाखिल हुए। हम गांव से 15 अफराद निकले थे। इन आँखों ने क्या कुछ नहीं देखा। लोग जानवरों की तरह कटे हुए थे। कहीं माँ बाप कत्ल किए जा चुके थे और सिराने कोई मासूम बच्चा रो रहा है, बिलक रहा है। हम उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते तो वो भाग जाता, वो डर जाता, सहम जाता कि कहीं हम उसको भी कत्ल ना कर दें। बहुत बुरा हाल था। कहीं पर तार तार लिबास में बिलकती बच्चियां जिनकी आबरूरेज़ी की गई थी और जिनके माँ बाप ज़िबा कर दिए गए थे। बेटा हम 15 अफराद मोहल्ले से निकले थे। मेरे वालिद, 2 भाई और गांव के कुछ अफराद मारे गए। हम सिर्फ 7 आदमी पाकिस्तान में दाखिल हुए। इस तरह कई लोग अपने काफिलों से बिछड़ गए। लेकिन ताया जी, आप पाकिस्तान की सरजमीन पर पहुंचकर रोए तो बहुत होंगे। हमने सजदा शुक्र अदा किया था और जब सजदे से सर उठाया तो देखा कि और लोग भी सजदे कर रहे हैं। वो भी बेचारे लूटे पिटे हमसे आन मिले थे। आपके उस्ताद के वालिद मोहतरम महमूद अलग साहब भी उनमें शामिल थे और मेरे पीर व मुर्शिद ज़हीन शाह ताजी बाबा भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने मेरे सर पर शफ़क़त का हाथ फेरा। मुझे वो लम्स आज तक याद है। फिर तो मैं उनका मुतक़िद हो गया।
वो कराची के एक पसमानदा इलाके दरियाबाद में सुकूनत इख्तियार कर गए थे। अच्छा, वो ज़हीन शाह ताजी बाबा जिनका वो मशहूर कलाम है, तूने मुझे दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, अब होश की दुनिया में मुझे तमाशा ना बना। हाँ हाँ, वही जिनका मशहूर शेर है ना, तूने मुझे दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, अब होश की दुनिया में मुझे तमाशा ना बना। ये तो आम लोगों के लिए था। जब बाबा के करीबी साथी और मोतमिद लोग बैठते थे साथ, तो फिर वो क्या कहते थे, वो सुनो। जी शेर अर्ज है, तूने मुझे दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, अब होश की दुनिया में मुझे तमाशा तो बना। अच्छा, मगर ताया जी इसमें तो बहुत फ़र्क है। हाँ फ़र्क है, मफ़हूम का ही नहीं, मंजिलत का भी है। तसव्वुफ़ में हर बात बताने की नहीं होती। ये जो फ़र्क है, ये सालिक और मजजूब का है। बाबा ज़हीन शाह ताजी सालिक थे, मगर ख्वाहिश थी कि मजजूबियत अता हो। मगर तालिब की हर बात मतलूब मनवन माने, ये ज़रूरी तो नहीं, वो सालिक ही रहे। वाह, आज आपने मेरा ईमान फिर से ताज़ा कर दिया ताया जी। सिद्दीकी साहब यहाँ होते हैं? जी अच्छा, हमें ज़्यादा देर तो नहीं हो गई? हाँ, थोड़ी देर तो हो गई है सर, टाइम के थोड़े पाबंद हैं। अच्छा। अच्छा सुने, सर कभी कभी अपनी सोचों में गुम रहते हैं, तो हर बात का रिस्पॉन्स उस गर्म जोशी से नहीं देते, तो थोड़ा समझ जाइएगा। कोई बात नहीं। आ जाए। तो अतीक मियाँ, आप शाहिना को लेकर आ ही गए? जी सर। कैसा बेटा? जी सर, मैं ठीक हूँ। बेटा, मैं सोशल आदमी नहीं हूँ, इसलिए बहुत कम लोगों से मिलता हूँ। लेकिन सर, मेरे कुछ सवाल थे आपसे। सवालात मनफी ही होंगे। मनफी है या मुस्बित, ये तो आप ही बेहतर फैसला कर सकते हैं। हाँ, समाज ने जो दिया होगा उन्हीं को सवालात बनाकर लौटा रही होंगी आप मुझे। अतीकुर रहमान ने मुझे आपकी ट्रेजडी के बारे में बताया था, कोई नई बात? सर, मैं CSS कर रही थी। फिर इस बिपता के बाद आप एग्ज़ाम से अपेयर नहीं हुई होंगी? जी नहीं सर, कि शायद ही कोई ऐसा सवाल हो जिसका जवाब मैंने गलत दिया हो या ना दिया हो। बहुत खूब बेटा। सर्विस कमीशन की तरफ से मुझसे रब्ता किया गया और मुझसे ये कहकर 1 करोड़ रुपए मांगे गए कि एक असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब के लिए ये मामूली रकम है, आप तो एक माह में कमा सकती हैं। ओह। जाहिर सी बात है सर, कहाँ से लाती, कैसे रकम देती, और अगर होती भी तो क्यों देती सर? आखिर ये सब क्यों है? क्या इसीलिए पाकिस्तान बनाया था? बेटा, हमने पाकिस्तान एक बनाना था, 2 बन गए। मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान? नहीं बेटा, नहीं, इस नज़रिए से नहीं। बेटा, हमसे 2 पाकिस्तान इस तरह बन गए, एक अमीरों का पाकिस्तान और एक गरीबों का पाकिस्तान। अमीरों के लिए अलग कानून और गरीबों के लिए अलग कानून। ये बात मैंने एक गैदरिंग में कर दी थी और मुझे तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट के तहत धर लिया गया था। इस बात की बिना पर? बज़ाहिर, दरअसल स्टूडेंट लीडर थे जो इस्लामी सोशलिज्म की बात करते थे और मैं उन्हें टोक दिया करता था, या तो आप इस्लाम की बात करें या सोशलिज्म की, ये तो अलग अलग हैं। खैर, फिर मुझे कोर्ट में पेश किए बगैर ही छोड़ दिया गया। शायद उस स्टूडेंट लीडर को खुश करने के लिए किया गया था। ये तो मेरा ज़ाती मामला था। तो मैं क्या कह रहा था? सर, 2 पाकिस्तान। हाँ बेटा, इसमें
नजरिया पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है, गवर्नर्स का मसला था। जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान बनाया था, हम खुद उसे भूल बैठे। और बेटा, हुक्मरान तबका, अशराफिया और ब्यूरोक्रेसी यही चाहती थी कि हम ये भूले बैठे रहें, लेकिन हम ये पाकिस्तान बनाएंगे। आप बनाएंगे बेटा, आपकी नस्ल बनाएगी। तो सर बनाते ही रहेंगे, लेकिन बनेगा कब? बेटा, कौमें 50-100 साल में नहीं बनती। कौमें बनाने के लिए बरसों की रियाजत करनी पड़ती है। जैसे इकबाल कह गए, सदाए कुन फयकून, मुसलसल काम। और यही इर्तिका है, यही जिल्दियात है। बेटा, हमें मुसलमानों का मुल्क नहीं, इस्लामी मुल्क बनाना था। मुसलमानों के मुल्क तो और बहुत सारे हैं, मगर बकौल इकबाल के हमें दुनिया की इमामत करनी थी। लेकिन बेटा, हम वो ना कर सके, मगर ये काम अब आप करेंगे। मैं आपकी आंखों में इस्लामी पाकिस्तान देख रहा हूँ, जो बन भी रहा है। जैसे बेटा, हमने 23 मार्च को एक अलग ममलकत की बात की, और बेटा मुश्तरका हिंदुस्तानी सोच से आज़ादी हासिल की। और बेटा, फिर हम 14 अगस्त को एक अलग मुल्क के तौर पे आज़ादी हासिल करके दुनिया के नक्शे पर उभरे। और अभी इसी साल हमने यस बॉस से एब्सोल्युटली नॉट तक का सफ़र किया है। पाकिस्तान बन रहा है, सदाए कुन फयकून आ रही है। मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए। सर, हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अल्लाह हाफिज़। अरे अलीम साहब, आप मेरे गरीब खाने पे? अरे अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आइए। अब बताओ मियाँ, अब तो आप भी डॉक्टर हो। मेरे ख्याल से अब नजरिया पाकिस्तान पर आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सर, मैं फिर भी तालिब इल्म हूँ, आपका अदना सा शागिर्द हूँ और रहूँगा। सर, सवाल कुछ मजहबी है, तो मैंने आपसे समझना बेहतर समझा। जी बताएं। सर, हदीस पाक के मुतालिक कह रहे थे कि खुरासान से लश्कर उठेगा जिसके पास अरबों से बेहतर सामान हर्ब होगा, और उनके हाथों में सियाह झंडे होंगे। जी सर, बिल्कुल। तो सवाल क्या है? सर, हदीस मुक़द्दस और हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोई के मुताबिक खुरासान से जो लश्कर निकलेगा, उनके हाथों में काले झंडे होंगे और मंगोल और तुर्क उनमें शामिल होंगे। और अगर हम देखें तो वो इलाका जात है जिसको खुरासान कहा जा सकता है, और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान और भी ऐसे इलाके, मंगोल से मुराद चीन भी ले सकते हैं, तब भी इनके झंडे सियाह नहीं हैं। हमारा सब्ज़ है, किसी का सुर्ख। तमाम ममालिक के झंडे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो सर, सवाल ये किया गया था कि वो लश्कर हम कैसे हो सकते हैं? हमारे परचम का रंग तो सब्ज़ है। देखो अतीक मियाँ,
काफ़ी बातें अलामाती पैराए में की गई हैं। मिसाल के तौर पर एक हदीस है कि दज्जाल गधे पर बैठ के आएगा। तो क्या वाकई दज्जाल गधे पर बैठ के आएगा इस दौर में? यहाँ गधे से मुराद सवारी है। अमूमन गधे को ही सवारी के लिए बताया जाता है ताकि सब समझ सकें कि वो किसी सवारी पर बैठ के आएगा। या ये कि दज्जाल की एक आंख है, इसका हरगिज़ मतलब ये ना लिया जाए कि दज्जाल काना होगा। इसका मतलब ये है कि वो एक तरफा देखेगा। या फिर हाजूज माजूज के बारे में लोग कहते हैं कि वो दीवार चाट रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि दो जानवर अपनी ज़बान से दीवार चाट रहे हैं? मियाँ, दीमक भी तो लकड़ी को चाटती है मगर लकड़ी को खोखला कर देती है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर, इसका मतलब है कि एक ऐसी कौम या क़ुव्वत होगी जो हमें खोखला कर देगी, मुआशी तौर पर, समाजी तौर पर हमारे इक़्तिदार को चाट लेगी। अब आते हैं परचम की तरफ। आपने जिन जिन ममालिक के नाम लिए, उनके झंडे जिस रंग के भी हैं, अगर वो रंग मिला लिया जाए तो सियाह हो जाता है। मतलब ये कि ये सारी कुव्वतें यकजा होकर मुकाबला करेंगी। एक मिशन होगा, एक नजरिए के ताबे होंगी। और फिर हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोई के मुताबिक उस लश्कर की इमामत हमें करनी होगी। जैसा कि इकबाल ने कहा है, तुमसे काम लिया जाएगा दुनिया की इमामत का। वाह सर, वाह। एक मिनट में, एक मिनट। मुझे हदीस सुनाई दे रही है। आप सुन रहे हैं ना आतिक मियाँ? जी सर, मैं सुन रहा हूँ। काश ये आवाज़ नाक़तीन भी सुन सकते। अरे मियाँ, थोड़ा पढ़ाना कम कर दोगे और जल्दी फ्री हो जाओगे और जल्दी घर चले जाओगे। ये जो बात है ना, ये बहुत सारे लोग मुत्तफिक हैं इस बात से कि भाई ये बात पाकिस्तान पे सादिक नहीं आती। अब ये इसका जवाब ना आपके पास है ना आपके पास है, बल्कि मेरा ख्याल ये है कि इसका जवाब किसी के पास भी नहीं। देखिए मैं हाँ, मानी के बारे में जो आप बताते हैं या बताते रहते हैं वो ठीक है, उसमें सच्चाई भी है भाई। देखो भाई, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह मैं रियाजी का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ या दूसरे साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनका इतलाक़ समाज पर होता है और नज़र आता है, लेकिन आप जो मुताल्ले पाकिस्तान पढ़ाते हैं उसका समाज पर इतलाक़ कैसे होगा, कब होगा? है भाई? हाँ, ये लड़का देख रहे हैं आप? जी, ये पीछे वाला। जी बिल्कुल, यही। अब आप अपने अंदर की तमाम तर सच्चाइयों को गुरूकार लाते हुए बताएं कि अगर ये लड़का आपको दिल्ली या अहमदाबाद में दिखाई देता तो आपके जहन में पहला ख्याल क्या आता? देखो भाई, सच तो ये है, अगर ये लड़का इस तरह इस वक्त अगर दिल्ली में जा रहा होता और मेरी नज़र पड़ती तो सबसे पहले मैं अल्लाह से दुआ करता, ऐ अल्लाह इसको सही सलामत घर पहुंचाए, कहीं ये मारा ना जाए। और इल्मुद्दीन साहब, यहाँ कराची में आपके जहन में इस लड़के को देखकर क्या ख्याल आ रहा है? भाई, मुझे भूख इतनी तबीयत से लगी हुई है कि मैं इस बच्चे को देख के, इसके हाथ में ये गोश्त देख के, मेरा ख्याल है कि आज इसके घर में या तो बिरयानी बनेगी या कौरमा। बस यही है नज़रिया पाकिस्तान का इतलाक़। मेरी बस आ गई है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।
बड़ी पते की क्या गया भाई। है वतन